अगर आप एक वकील हैं तो ये सिचुएशन आपने जरूर महसूस की होगी। आपके हाथ में एक पक्का डिजिटल सबूत है, लेकिन जैसे ही वो अदालत में पहुंचता है वो टिक नहीं पाता। क्यों? आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे, वो भी नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 यानी बीएसए की रोशनी में। ये वो बदलाव है जो कोर्टरूम में डिजिटल सबूतों के खेल को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जरा एक कोर्टरूम का सीन सोचिए। आपके पास केस जिताने वाला एक सीसीटीवी फुटेज है, या शायद एक व्हाट्सएप चैट या कोई बहुत जरूरी ईमेल। आप पूरे भरोसे के साथ उसे पेश करते हैं और जज साहब उसे ये कहकर खारिज कर देते हैं कि इसकी प्रामाणिकता, इसकी ऑथेंटिसिटी साबित नहीं हुई। पूरा केस हाथ से निकल जाता है। ये जो निराशा है ना, अब ये आम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका एक बहुत ही ठोस समाधान मौजूद है। होता क्या है, अदालत आपके सबूत की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाती है। उन्हें शक होता है कि शायद इससे कोई छेड़छाड़ हुई है। आप उसकी इंटेग्रिटी, मतलब कि वो सबूत अपने ओरिजिनल रूप में हैं, ये साबित नहीं कर पाते। और देखते ही देखते चेन ऑफ कस्टडी टूट जाती है, और इन सब गलतियों का अंजाम एक अधूरा या गलत सर्टिफिकेशन जो आपके पूरे केस को डुबो देता है। यही वो 5 बड़ी वजह हैं जो डिजिटल सबूतों को एकदम कमजोर कर देती हैं। तो चलिए, आज हम इन मुश्किलों को सुलझाने का एक सीधा रास्ता देखेंगे। हम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे, जिसे हम डिजिटल फिंगरप्रिंट कहते हैं। फिर समझेंगे कि सबूत की इंटेग्रिटी साबित करने का प्रोसेस क्या है। नए कानून में ये जो सेक्शन 63 सर्टिफिकेट है, ये इतना जरूरी क्यों है, और आखिर में वो स्ट्रैटेजी जो आपको कोर्ट रूम में एक जबरदस्त बढ़त दिलाएगी। तो इन सारी मुश्किलों का, इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, एक टेक्निकल और लीगल सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं सबूत का डिजिटल फिंगरप्रिंट, हैश वैल्यू। चलिए, इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आखिर ये हैश वैल्यू है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में ये किसी भी डिजिटल फाइल का एक यूनिक कोड है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट एकदम अलग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर डिजिटल फाइल का, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो या डॉक्यूमेंट, एक यूनिक हैश वैल्यू होता है। ये एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम से बनता है। मजे की बात यह है कि अगर फाइल में एक कॉमा या फुल स्टॉप भी बदल दिया जाए तो ये फिंगरप्रिंट पूरी तरह से बदल जाता है। अच्छा, कानून की नज़र में हैशिंग 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब देती है। पहला, क्या यह सबूत असली है? हैशिंग इसकी मौलिकता, इसकी ओरिजिनलिटी साबित करती है। दूसरा, क्या इसके साथ कोई छेड़खानी हुई है? हैशिंग इसकी इंटेग्रिटी सुनिश्चित करती है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, जब्ती से लेकर अदालत तक का इसका सफर क्या सेफ था? हैशिंग चेन ऑफ कस्टडी को वेरीफाई करती है। हर स्टेज पर एक ही हैश वैल्यू का मिलना इस बात की गारंटी है कि सबूत से कोई छेड़खानी हुई ही नहीं है। अगर हैश वैल्यू की ताकत देखनी है तो इस स्लाइड को देखिए। बाईं तरफ एक ओरिजिनल फाइल का हैश है। अब दाईं तरफ देखिए, हमने इस फाइल में सिर्फ एक कॉमा जोड़ा है, सिर्फ एक छोटा सा बदलाव, और देखिए हैश वैल्यू पूरी तरह से बदल गई। यही तो हैशिंग की असली शक्ति है। जरा सा भी बदलाव छिप ही नहीं सकता, और यही बात इसे अदालत में इतना पावरफुल बनाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सभी हैशिंग एल्गोरिदम एक जैसे नहीं होते। MD5 और SHA-1 अब पुराने हो चुके हैं और कमज़ोर माने जाते हैं, क्योंकि उनमें टकराव का खतरा होता है। मतलब 2 अलग अलग फाइलों का एक ही हैश बन सकता है। इसीलिए कानूनी सबूतों के लिए SHA-256 को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है, और नए BSA सर्टिफिकेट के लिए भी यही रिकमेंडेड है। याद रखिए, गलत एल्गोरिदम चुनना आपके केस को शुरुआत में ही कमज़ोर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम समझ गए हैं कि हैश वैल्यू क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि सबूतों की पूरी यात्रा के दौरान उसकी इंटेग्रिटी साबित करने के लिए इसका इस्तेमाल आखिर होता कैसे है। सबूतों की इंटेग्रिटी बनाए रखना एक प्रोसेस है। पहला कदम, जैसे ही सबूत वाला डिवाइस या फाइल जब्त हो, तुरंत उसका हैश लिया जाता है। ये उसकी ओरिजिनल पहचान बन जाती है, एक बेसलाइन। दूसरा कदम, एनालिसिस के लिए मूल डिवाइस की एक फोरेंसिक इमेज यानी हूबहू कॉपी बनाई जाती है, और फिर उसके हैश का ओरिजिनल हैश से मिलान किया जाता है। और तीसरा कदम, आखिर में जब सबूत पेश किया जाता है तो वही ओरिजिनल हैश वैल्यू धारा 63 सर्टिफिकेट में दी जाती है। ये साबित करता है कि जब्ती से लेकर अदालत तक सबूत से कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। और यही हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव पर लाता है, धारा 63 के तहत नया सर्टिफिकेट। देखिए, नए कानून के तहत अब एक 2 भाग वाला सर्टिफिकेट बिल्कुल अनिवार्य है। पार्ट ए उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसके कानूनी कंट्रोल में डिवाइस था, और पार्ट बी एक इंडिपेंडेंट डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। समझ लीजिए, अब ये कोई ऑप्शन नहीं बल्कि कानून है।
दोनों पार्ट जरूरी हैं। जरा पार्ट ए को देखिए। इसमें कई डिटेल्स हैं, लेकिन 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। डिवाइस का पूरा विवरण, जैसे मेक, मॉडल, IMI नंबर। ये डिक्लेरेशन की डिवाइस कानूनी नियंत्रण में था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी शुरुआती हैश वैल्यू। ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो सबूत पेश कर रहा है। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। पार्ट बी को अब एक एक्सपर्ट द्वारा भरा जाना मैंडेटरी है। ये कोई भी नहीं कर सकता। एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्वतंत्र रूप से सोर्स की जांच करेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि पार्ट ए में दी गई हैश वैल्यू एकदम सही है। ये पुराने कानून के मुकाबले सबूतों को एक नई और बहुत मजबूत टेक्निकल वैलिडिटी देता है। तो अब जब हम कानून और प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो चलिए इसे एक पावरफुल कोर्टरूम स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। इस सारी जानकारी का सबसे शक्तिशाली इस्तेमाल होता है विरोधी पक्ष के फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जिरह में, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में। लेकिन सवाल यह है कि करें तो कैसे? आप एक्सपर्ट से सीधे पूछ सकते हैं, आपने SHA 256 की जगह ये कमजोर MD5 एल्गोरिथम क्यों इस्तेमाल किया? या क्या सेक्शन 63 सर्टिफिकेट के दोनों पार्ट A और B मौजूद हैं और सही तरीके से साइन किए हुए हैं? और सबसे जरूरी सवाल, अगर ओरिजिनल वीडियो को जांच के लिए क्लिप या कन्वर्ट किया गया था, तो क्या आप बदली हुई हैश वैल्यू की वजह बता सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि नूल कंटेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई? यकीन मानिए, ये सवाल सामने वाले के केस की पूरी नींव हिला सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में है। डिजिटल सबूतों की दुनिया का नया मंत्र है, अगर हैश नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, तो कोई सबूत नहीं। इस सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल नियम को हमेशा याद रखिएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपके डिजिटल सबूत अदालत की इन नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं? मुझे यकीन है कि इस जानकारी के बाद आप ये पक्का कर सकते हैं कि वो न सिर्फ तैयार हों, बल्कि पूरी तरह से अभेद्य हों।